हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर। वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो जल संरक्षण एवं इसकी महत्ता। जल को संरक्षित करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। इसी क्रम में प्रबंधन की महत्ता भी कम नहीं है। हमारे यहाँ जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में ही होता है। अधिकांशतः कृषि सिंचाई द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें बहुत सारा जल व्यर्थ ही बह जाता है। उन्नत कृषि कार्यों के द्वारा अथवा उन्नत तकनीक से जल का अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। इस हेतु हम कुछ प्रक्रियाएं अपना सकते हैं, जैसे सिंचाई के लिए जल को उन स्थानों पर दिया जाना चाहिए जहां पौधों की जड़ें फैली हुई होती हैं, जल अधिक गहराई तक नहीं पहुंचता है। छिड़काव करके भी सिंचाई की जाती है, जिसमें जल को फुहार के रूप में छोड़ते हैं। इस प्रकार में मृदा धीरे धीरे गीली होती है, वो जल की बचत होती है। टपक सिंचाई के द्वारा भी जल की बचत की जाती है। बूंद बूंद करके जल को पौधों की जड़ों में टपकाया जाता है। दो अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ ही पट्टियों में उगाते हैं। इन दो में से एक प्रकार तेजी से बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार जल का प्रबंधन कर दो फसलें एक साथ ली जाती हैं। इस प्रकार में ढलान पर समोच्च रेखाओं पर समतल पट्टियां बनाकर फसल उगाते हैं। यह पद्धति कंटूर खेती कहलाती है। पहाड़ी के ढाल पर समतल सीढ़ीनुमा रचनाएं निर्मित कर समतल क्षेत्र बनाकर उस पर खेती की जाती है। इसमें बरसाती पानी सीढ़ियों पर रुक रुक कर बहता है, अतः अधिक उपयोगी यह सिद्ध होता है। एक्वाकल्चर, जल कृषि। जल कृषि से अभिप्राय जलीय जंतु का उत्पादन करना है। विशेष रूप से आर्थिक महत्व के जलीय जंतु जो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे अनेक प्रकार की मछलियाँ, झींगे, लोबस्टर्स, वो केकड़े आदि अनेक जंतुओं का उत्पादन किया जाता है। विटामिन ए एवं डी, कई प्रकार की औषधियों के तेल, एंजाइम्स, खनिज तथा इंसुलिन आदि की आपूर्ति मछलियों से ही की जाती है। जल कृषि दो प्रकार में हम उसको वर्गीकृत कर अध्ययन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और दूसरा मेरीकल्चर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसे इनलैंड फिशरीज अर्थात स्वच्छ जल मत्स्य भी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 75 लाख से भी अधिक संख्या में लोग जल कृषि से जीवन यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि 23,000 से भी अधिक व्यक्ति परोक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के स्वच्छ जलीय संसाधनों के दृष्टिकोण से इनकी विशालता के अनुरूप लाभान्वितों की संख्या बहुत ही कम है। स्वच्छ जलीय संसाधनों तथा स्वच्छ जल कृषि को पूरा प्रोत्साहन देकर उचित प्रबंधन के द्वारा विकसित किया जावे तो आर्थिक समस्या का समाधान एक सीमा तक तो किया ही जा सकता है। मेरीकल्चर, इसे ओशियनोग्राफी अर्थात समुद्र जलीय मात्स्यिकी भी कहते हैं। हमारे देश के 3 और अनुमानित 4,667 किलोमीटर की समुद्री सीमा है। यह विशाल समुद्री तट वस्तुतः समुद्री जल कृषि हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अन्य देशों जैसे जापान, इंडोनेशिया, यूके तथा ऑस्ट्रेलिया की तुलना में हमारा उत्पादन अत्यल्प है। समुद्री जल कृषि कार्य इतना सरल नहीं है, यद्यपि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर है तथा क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां भी वैश्विक स्तर पर समुद्री जल तथा समुद्री जंतुओं के संरक्षण के उपाय कर रही है। फिर भी समुद्री जल कृषि के प्रबंधन की दिशा में बहुत कुछ करना अभी शेष है। इस समुद्री और महासागरीय जल का प्रबंधन किसी एक देश से होना संभव नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों से ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेंज मैनेजमेंट, चारागाह श्रृंखला प्रबंध। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थगित चराई और पशुपालन नियंत्रण। स्थगित चराई, 2 भागों में चारागाह को बांटकर एक भाग में ही बारी बारी से पशुओं को चराया जाता है। दूसरा भाग जिसे सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ चारे की वृद्धि हो जाती है, तब पहले भाग को सुरक्षित रखकर दूसरे भाग में चराई प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार एकांतरित क्रम में चराई की व्यवस्था से आधे भाग में क्षतिपूर्ति करने के पश्चात उसे पुनः काम में लिया जाता है। पशुपालन नियंत्रण, पशु संख्या को किसी स्थान विशेष पर वहाँ उत्पादन क्षमता के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित करके अनवरत चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें सर्वाधिक ध्यान देने योग्य तथ्य यह है
कि पशुओं की संख्या को घास उत्पादन क्षमता से कुछ कम रखने पर ही चारे की निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। अतिवृष्टि होने पर अथवा सूखे की स्थिति आने पर पशुओं का स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर किया जाना उपयुक्त माना जाता है। सोइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन। मृदा की महत्ता सर्वविदित है। प्रसिद्ध पारिस्थितिकविद ओडम के मतानुसार पारिस्थितिकी सिद्धांतों द्वारा सर्वाधिक भूमिका मृदा संरक्षण और उपयोग की उजागर हुई है। हमारे देश भारत में भी गत शताब्दी में भूमि व मृदा के प्रबंधन स्वरूप कृषि, बागवानी एवं वन विकास में बहुत प्रगति की है। राज्यों में राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी देश के विभिन्न भागों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां भू संरक्षण तथा मृदा विकास की गतिविधियां परिचालित की जाती हैं। जल द्वारा मिट्टी और भू कटाव होना प्राकृतिक प्रक्रिया है। कटाव के प्रकार निम्नानुसार हैं, जैसे कि कटाव के प्रकार में आते हैं पर्त कटाव, शीट इरोजन, नाला या नहर कटाव, गली इरोजन, तटवर्ती भूमि कटाव, तीव्र प्रवाह कटाव आदि प्रकार के होते हैं। समुद्री एवं हिमखंड कटाव का प्रकार पृथक से माना जाता है, जो समुद्री लहरों, ज्वार-भाटा एवं विशिष्ट लहरों के द्वारा किया जाता है। सोइल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं यांत्रिक विधि इसकी। इस विधि में समोच्च बंध निर्मित किए जाते हैं। ढलानों को कम करने के लिए दीवार बांधना, बांध बनाना, प्रवाह नालियाँ, बाढ़ नियंत्रण आदि विधियाँ सम्मिलित हैं। मिनरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। खनिज संपदा, जो कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, का संरक्षण एवं प्रबंध भी परम आवश्यक है। विश्व भर में खनिज संपदा आग्नेय, प्रस्तरीभूत तथा रूपांतरित चट्टानों के रूप में पाई जाती है। अनेकों प्रकार के खनिज, जिनमें दुर्लभ खनिज भी सम्मिलित हैं, अनेक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी के विशाल खनिज भंडारों से हो रही है। किंतु दुर्भाग्य का तथ्य यह है कि मानव अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए अविवेकपूर्ण मात्रा में तथा रीतियों से खनिजों का दोहन कर रहा है। इसके कारण निकट भविष्य में इस खनिज भंडारों के समाप्त हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हजारों लाखों वर्षों में ये खनिज चक्र पूरे होते हैं, अतः इनके संरक्षण एवं प्रबंधन का योजनाबद्ध रूप से होना मानव भविष्य के लिए कल्याणकारी होगा। वर्तमान के अपर्याप्त उपायों के स्थान पर ठोस नीति निर्धारित कर उसे कठोरता से लागू करना होगा, तभी खनिज संपदा पर आया आसन्न संकट टाला जा सकेगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।